नमस्कार, देवभूमि का दंगल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आज हम बात करेंगे तीरथ सेंचुरी पर विपक्ष के सवाल को लेकर। 100 दिन तीरथ कार्यकाल के पूरे हुए हैं, ऐसे में क्या कहना है सत्ता पक्ष का, क्या कहना है विपक्ष का, इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि किस तरह से पार्टियां अपने भाव को रखती हैं, साथ ही साथ अपनी बात को प्रूव करती हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के 100 दिन का कार्यकाल पूरा हो चुका है। ऐसे में भाजपा सरकार जहां 100 दिनों को चौमुखी विकास की अवधारणा के रूप में प्रस्तुत कर रही है, वहीं लंबित पड़ी योजनाओं को जल्द से जल्द अमली जामा पहनाने की बात भी की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी इस अल्प कार्यकाल को 2.5 कोस की चाल के रूप में देख रही है और कार्यकाल को पूरी तरह से विफल करार दे रही है। ऐसे में सरकार की तरफ से क्या कुछ तर्क रखे जा रहे हैं और विपक्ष किस तरीके से सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है, यही देखेंगे आज के हमारे कार्यक्रम में। इससे पहले आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। सौ दिन पहले जब तीरथ सिंह रावत ने सूबे की कमान संभाली तो हर कोई नए मुखिया को उम्मीदों भरी निगाहों से देख रहा था। ऐसे में जननायक तीरथ सिंह रावत ने भी आवाम को निराश नहीं किया। अपने शुरुआती फैसलों से ही तीरथ सरकार ने स्पष्ट संकेत दिया कि उनकी सरकार में आवाम ही सर्वोपरि है। मुख्यमंत्री तीरथ के लिए शुरुआती दौर काफी चुनौतीपूर्ण रहा, परंतु उन्होंने प्रत्येक चुनौतियों का पूरी गंभीरता से सामना करते हुए सफलता हासिल की। इस बारे में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का भी बयान आया है। तारीख को मार्च को मैंने शपथ ली, उस समय भी आपसे रूबरू हुए। 6-7 दिन काम करने का जैसे प्रत्यक्ष ससुर, कई योजनाओं का भी मैंने सीधा निर्णय भी लिए, लेकिन उसके बाद स्वयं अपने आप में पॉजिटिव हो गया। तो फिर उसका पालन करना, गाइडलाइन का पूरी तरह से 17 दिन तक अपने ही कक्ष से आप सब लोगों से कई बार रूबरू भी हुआ। शुरू में भी बहुत सारे मैंने आते ही डिसीजन लिए थे। तो जो मैंने जनता से सुना और जनता के बीच में बार बार शुरू में मैं जाता रहता था सांसद के रहते हुए, पिछला लॉकडाउन में भी खूब घूमा था और जब मैं सुनता था तो वही निर्णय मैंने लिए थे। शुरू में ही मंत्रिपरिषद की पहली बैठक और स्वयं में जब मुख्यमंत्री बना तो उस समय में हमारे सामने उस समय कुंभ भी एक विषय था, साथ में विकास प्राधिकरण भी था, क्योंकि गांव से जुड़े हुए और हम गांव से जुड़े हैं, तो उस दुख दर्द को मैं जानता था। 100 दिन तीरथ सिंह जी के बहुत शानदार गए, जहां हम लोगों ने कोरोना काल में एक महत्वपूर्ण पूरे प्रदेश में काम किया। सरकार ने लगातार निरंतर, जहां चाहे वो बेडों की संख्या बढ़ाने का काम है, आईसीयू बढ़ाने की बात है, चाहे वेंटिलेटर बढ़ाने की बात है, ऑक्सीजन की आपूर्ति की बात है, वो लगातार इस प्रकार किया। संगठन ने इन 100 दिनों में उनके साथ पूरी ताकत के साथ खड़े होकर उस सारे काम को नीचे तक पहुंचाना, इस प्रकार से हम लोगों ने ये काम भी किए हैं। अब 100 दिन के कार्यक्रम के निमित्त आज एक पुस्तिका वो सरकार की ओर से जारी होगी और उस पुस्तिका में 100 दिन के जो उल्लेखनीय काम है वो हम लोग बताएंगे। एक शानदार 100 दिन रहे हैं और निश्चित रूप से जहां दूसरे लोग धरने प्रदर्शन इत्यादि में रहे, वहीं हमारी सरकार ने एक 100 दिन का शानदार अपना जो कार्यकाल था पूरा। वैसे तो उत्तराखंड की जनता ने 2017 में भाजपा को 5 सालों के लिए चुनकर भेजा था, लेकिन यह किसे पता था कि 4 साल बाद उत्तराखंड की राजनीति में एक नया मोड़ देखने को मिलेगा, जिसमें कि भाजपा हाईकमान को उत्तराखंड की कमान किसी और के हाथों में सौंपना पड़ेगा, जिसके बाद से तीरथ सिंह रावत को सूबे की कमान सौंपी गई। कमान संभालते ही मुख्यमंत्री तीरथ के 100 दिन पूरे होने पर कांग्रेस ने तीरथ सरकार के कार्यों को लेकर आरोप लगाने शुरू कर दिए।
वहीं आम आदमी पार्टी भी तीरथ सरकार के 100 दिन के कार्यकाल को असफल करार बताते हुए जमकर निशाना साध रही है। ने तो 5 साल के लिए सरकार चुनी थी, तो भारतीय जनता पार्टी का 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल, इसका आकलन होना चाहिए। अब आपने राज्य में मुख्यमंत्री बदल दिया, चेहरा बदल दिया, सरकार तो वही है पुरानी। लेकिन चलिए, आप 100 दिन का जश्न मनाना चाह रहे हैं, तो 100 दिन में जश्न काय का मनाइएगा कि आपने उत्तराखंड राज्य को महंगाई दर में भारत में सबसे ऊपर में ले आए। मतलब जो देश की महंगाई दर है उससे भी आगे महंगाई दर। यहां पर आम उपभोक्ता को आवश्यक वस्तुएं, दलहन, तिलहन और जितनी कंज्यूमरेबल आइटम होती हैं वो पूरे देश से ज्यादा महंगी। ये उपलब्धि है आपकी। आपकी उपलब्धि है कि आप बेरोजगारी में उत्तराखंड को सबसे पहले पायदान में ले आए देश में। 100 दिन की तीरथ सरकार बिल्कुल बेकार। महंगाई की मार, बेरोजगारी की मार, कोरोना की मार, अस्पतालों में कोरोना महामारी के दौरान न वेंटिलेटर, न ऑक्सीजन, न बेड, सबकी रही दरकार। ये है तीरथ सरकार। बेरोजगार लाचार, नौकरी की मार, बेरोजगारी की मार। तीरथ सिंह रावत जी जब आए और त्रिवेंद्र रावत जी के 4 साल के पीरियड को जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को हटाया गया, इसका मतलब ये स्वीकार किया गया कि 4 साल में ये ब्लॉक चीफ मिनिस्टर बने। अब तीरथ सिंह रावत जी ने देवस्थानम बोर्ड को पुनर्विचार करके उसको भंग करने की बात कही, लेकिन आज पूरा तीर्थ पुरोहित पंडा समाज, हक हकूकदारी और चारों धामों के लोग जो है आज धरना प्रदर्शन सरकार के विरोध में कर रहे हैं। सीएम तीरथ के 100 दिनों को भले ही भाजपा सरकार स्वर्ण के रूप में देख रही हो, लेकिन कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल का इस कार्यकाल को पूरी तरह से विफल करार दे रही है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि विपक्ष के तीखे तेवरों के बीच आगामी 2022 के चुनाव भावसागर को तीरथ सरकार कैसे पार करते हुए सत्ता में काबिज हो पाती है। देहरादून से के न्यूज़ इंडिया के लिए अशोक कुमार की रिपोर्ट। तो तीरथ सिंह रावत की सरकार के 100 दिन के कार्यकाल पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। जन जन से हो ये मन जुड़ा, नित ये स्मरण करते हैं हम, हर जन की सेवा में रहे अब ये वचन करते हैं हम। ना कोई अब पिछड़ा रहे, ना कोई अब वंचित यहाँ, निष्काम सेवा हम करें अब मन में प्रण करते हैं हम, अब मन में प्रण करते हैं हम। गौरव धरा है देवभूमि, ये कसम खाते हैं हम, संकल्प से हर सिद्धि तक न मेरे कभी डिगे कदम, न मेरे कभी रुके कदम। सेवा, समर्पण और विश्वास के 100 दिन, जनता के द्वार, तीरथ सरकार। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बात करेंगे तीरथ सेंचुरी पर विपक्ष के सवाल को लेकर। आज हम मुख्य तौर पर बात करने वाले हैं, और जिस तरह से तीरथ सिंह सरकार के 100 दिन हुए हैं, ऐसे में 100 दिनों में क्या कुछ उत्तराखंड में हुआ है उसको लेकर जहां एक तरफ भाजपा लगातार अपनी उपलब्धियों को गिनाती हुई नजर आ रही है, वहीं विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि इन 100 दिनों में केवल भाजपा ने उत्तराखंड की जनता को त्रस्त करने का ही काम किया है। जिस तरह से महंगाई को लेकर लगातार कांग्रेस सवाल उठा रही है, महंगाई के साथ ही साथ बेरोजगारी का मुद्दा भी तीरथ सिंह रावत की सरकार के दौरान बढ़ चढ़कर आगे सामने आया है। जिस तरह से उत्तराखंड के तमाम युवा कोरोना काल के दौरान
पलायन करे हैं, बड़े शहरों से पलायन करके अपने उत्तराखंड में वापस आए हैं। ऐसे में उत्तराखंड में भी इन तमाम लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्थाओं को लेकर अभी तक कुछ काम नहीं हो पाया है। एक तरफ कोरोना काल की परेशानियां, कोरोना काल की दिक्कतें, और उसके साथ ही साथ उत्तराखंड की जनता पर दोहरी मार जिस तरह से पड़ी है, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, साथ ही साथ अब मॉनसून जिस तरह से आया है, पर्वतीय क्षेत्रों के लिए मॉनसून हमेशा से ही परेशानी का सबब बनता रहा है। ऐसे में मॉनसून के साथ ही साथ उत्तराखंड के तमाम वासियों की दिक्कतें, मुसीबतें एक बार फिर से बढ़ने वाली हैं। जिस तरह से आज सुबह से तमाम खबरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे, लैंडस्लाइड के साथ ही साथ कई जगह पर लगातार एनएच हाईवे का भी ध्वस्त होना, ये तमाम ऐसी समस्याएं हैं जो उत्तराखंड की जनता के सामने आती रहती हैं। लेकिन ऐसे में भाजपा सरकार के लगातार दावे हैं कि उनका 100 दिन का कार्यकाल शानदार रहा है। देखना यह होगा कि ऐसे में किस तरह से आगे जनता उत्तराखंड की इस सरकार को आगामी चुनाव में चुनती है और किस तरह का रिजल्ट देखने को मिलता है। हमारे साथ रविंद्र आनंद आपसे जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। रविंद्र जी, सबसे पहले जिस तरह से भाजपा के 100 दिन के तीरथ सिंह रावत के कार्यकाल की बात हो रही है, पहली बात तो ये कि 4 साल बीत जाने के बाद उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन होता है और उसके बाद 4 साल की बात ना करके 100 दिनों की यहाँ पर बात की जा रही है। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूंगी कि 4 साल को तो सारे भाजपा वासी भुला ही चुके हैं। इन 100 दिनों में ऐसा क्या कर लिया है जिसका बखान करने का प्रयास किया जा रहा है भाजपा के द्वारा? देखिए, ऐसा है कि अगर हम तीरथ सरकार के 100 दिन की बात करें तो 100 दिन में आप जानते हैं कि आए दिन भाजपा के कोई ना कोई घोटाले, कोई ना कोई इनके एमएलए के, इनके मंत्रियों के कुछ ना कुछ मामले सामने आते रहते हैं। और जिस प्रकार से जिस दबंगई से बीजेपी के एमएलए और मंत्री जनता को और शासन प्रशासन को दबाने का काम कर रहे हैं, उससे ही साफ जाहिर होता है कि ये गुंडों की सरकार है, दबंगइयों की सरकार है। और जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि अभी हरिद्वार का एक मामला सामने आया जो कि फर्जी टेस्टिंग को लेकर के आया और जिसमें इतने बड़े स्तर पर घोटाला हुआ है, एक फर्जी पूरा कांड कर डाला सरकार की नाक के नीचे। तो इससे एक बात तो साफ होती है कि बिना राजनीतिक छत्र छाया के, बिना राजनीतिक शेल्टर के इतना बड़ा काम नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो टेंडर हुए हैं, जिन अधिकारियों ने टेंडर कराए हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें राजनीतिक व्यक्ति भी इन्वॉल्व रहते हैं। तो उससे ही साफ होता है, इस सारे प्रकरण से साफ होता है कि सरकार ने जानबूझ करके, सरकार ने अपनी पॉजिटिविटी को दिखाने के लिए लोगों के झूठे आंकड़े नेगेटिव दिखाए, जो कि बहुत शर्म की बात है, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि कहलाता है और यहाँ से एक मैसेज जाता है। तो ये जो मैसेज इस तरह से झूठ फरेब का जा रहा है, ये बहुत अपने आप में एक कष्टकारी भी है, दुखदाई भी है। इसके साथ ही अगर आप देखेंगे कि तीरथ जी जब गद्दी संभाली थी, तब काफी वो चर्चाओं में रहे थे अपने बयानों को लेकर के। जिस प्रकार से उन्होंने अमेरिका का 200 साल तक गुलाम होने की बात कही थी, और एक बार उन्होंने कहा कि भाई ऑक्सीजन की जगह उन्होंने वैक्सीन की जगह ऑक्सीजन को लेकर के जो बयान उनका आया था। तो इस प्रकार का जो एक मुख्यमंत्री का पद जो है वो एक मजाक का अभिप्राय बन गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पद दुनिया के लिए एक ऐसा पद बन गया है कि दुनिया को लगता है कि अगर ये कुछ बात बोलेंगे तो कोई ना कोई शिगुफा छोड़ेंगे, कोई ना कोई हंसी ठिठोली होगी। तो ये अपने आप में एक बहुत शर्मनाक बात है कि प्रदेश का सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति को ये नहीं पता कि वो क्या बोल रहा है, क्या बोलना चाहिए। तो ये अपने आप में ये सिद्ध करता है कि जो भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व है, उसकी जो सोच है या उसने जो चुना है लोगों को, वो ऐसे लोगों को लाना चाहती है जो रबड़ स्टैंप हो, जो सिर्फ इशारे पर काम करें और केंद्र के इशारे पर काम होता रहे, और उनमें कोई अपनी विजन या क्षमता नहीं है। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इसके साथ ही साथ कांग्रेस के नवीन जोशी भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है, बने रहिएगा। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से वापस आएंगे तो चर्चा करेंगे तीरथ सिंह सरकार के 100 दिन के कार्यकाल पर।
की न्यूज, खबरों का सारथी। कुशल नेतृत्व एवं बेहतर प्रबंधन के द्वारा तीरथ सरकार ने कोरोना महामारी का सफलतापूर्वक सामना किया है। सरकार ने महामारी की दूसरी लहर में तेज और प्रभावशाली कदम उठाते हुए जनता को राहत पहुंचाई है। कोरोना के दौरान उत्तराखंड में ऑक्सीजन मैनेजमेंट सरकारी तंत्र की संवेदनशीलता और समर्पण का उदाहरण है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते ही सरकार ने जीवन रक्षक ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सार्थक कदम उठाए। सिर्फ 3 महीनों के भीतर ऑक्सीजन बेड 3535 से बढ़ाकर 7040 किए गए। ऑक्सीजन सिलेंडरों और ऑक्सीजन कंसंट्रेटरों की संख्या में भारी वृद्धि की गई। ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ साथ ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने पर भी तीरथ सरकार का जोर रहा। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने स्वयं ऑक्सीजन आपूर्ति एवं उत्पादन की नियमित समीक्षा की, जिसका परिणाम ये रहा कि मार्च 2021 में 3 कार्यरत ऑक्सीजन प्लांट की तुलना में 15 ऑक्सीजन प्लांट कार्य कर रहे हैं। 18 ऑक्सीजन प्लांटों की स्थापना की कार्रवाई चल रही है। राज्य में आज 250 मीट्रिक टन से अधिक की ऑक्सीजन उपलब्धता है और इसे नियमित रूप से बढ़ाने का प्रयास भी चल रहा है। चाहे आईसीयू और वेंटिलेटर बेड का प्रबंधन हो या जीवन रक्षक औषधियों की उपलब्धता, राज्य सरकार ने पूर्ण संवेदनशीलता एवं पारदर्शिता रखते हुए जनहित में कार्य किया। सभी जिलों के डीएच, एसडीएच, सीएससी, पीएससी तक ऑक्सीजन सिलेंडर एवं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की उपलब्धता करा दी गई है, जिससे कि आकस्मिकता की स्थिति में कहीं किसी प्रकार ऑक्सीजन की किसी को कोई कमी न हो। तीरथ सरकार ने दिखा दिया है कि यदि मन में दृढ़ निश्चय हो तो कोरोना जैसी महामारी से भी जीता जा सकता है। जनता के द्वार तीरथ सरकार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे हम तीरथ सेंचुरी पर विपक्ष के सवाल को लेकर। जिस तरह से 100 दिन पूरे हुए हैं तीरथ कार्यकाल के, ऐसे में भाजपा लगातार जहां अपनी उपलब्धियों को गिना रही है, जहां अपने कामों का बखान करते हुए नजर आ रही है, वैसे में विपक्ष की तरफ से जो सवाल उठ रहे हैं उनका ये कहना है कि 2.5 कोस की ये चाल साबित हो रही है कहीं ना कहीं, और जनता को इन 100 दिनों में कुछ भी ऐसा नहीं मिला है जिसको लेकर बातचीत की जाए। इसी पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ लगातार सुरेश जोशी बीजेपी से जुड़े हैं, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा नवीन जोशी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और रविंद्र आनंद जी आपसे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जी नवीन जोशी जी, आपके पास आएंगे। और जिस तरह से हम 100 दिन के कार्यकाल की बात कर रहे हैं, सबसे पहला सवाल तो यहाँ पर मैंने रविंद्र जी से भी पूछा है कि जब 100 दिन के कार्यकाल की बात होती है तो कहीं ना कहीं ये बात सामने आती है कि 4 साल के कार्यकाल को तो पीछे छोड़ दिया गया है, यानी कि उन 4 सालों में ऐसा कुछ भी अभूतपूर्व या ऐसा कुछ भी उपलब्धि गिनाने जैसा नहीं है। ऐसे में 100 दिनों की बातचीत की जा रही है, और जब 100 दिनों की बातचीत की जा रही है तो ऐसा क्या कुछ खास है जिसको लेकर भाजपा इस तरह की बातें कर रही है, और भाजपा का ये साफ तौर पर कहना है कि हमने 100 दिनों में बहुत कुछ कर दिया है उत्तराखंड में। देखिए 100 दिन की बात छोड़िए, पिछले 4 सालों के अंदर प्रदेश के अंदर कोई भी काम नहीं हुआ है। पिछले साल कोरोना प्रदेश के अंदर आ गया, पूरे देश के अंदर कोरोना आ गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोरोना को रोकथाम में नाकाम साबित हुई है। ना इन्होंने वेंटिलेटर की व्यवस्था करी, ना इन्होंने आईसीयू की व्यवस्था करी, ना इनके पास डॉक्टर्स है, ना इनके पास नर्सिंग स्टाफ है, और यहाँ पे कई लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं के चक्कर में अपनी जान तक गंवानी पड़ी। पूर्व मुख्यमंत्री जी को प्रदेश के अंदर, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को पूरे प्रदेश के अंदर इलाज नहीं मिला, उनको अपने इलाज कराने के लिए दिल्ली जाना पड़ा। आज जब प्रदेश का मुख्यमंत्री अपना इलाज कराने के लिए दिल्ली जाएगा तो ये क्या मैसेज पूरे प्रदेश के अंदर जाएगा, पूरे देश के अंदर जाएगा, इस बात को आप समझ सकते हैं। अब 100 दिन की अगर हम बात करें तो तीरथ सिंह रावत जी कह रहे हैं हरिद्वार के अंदर इतना बड़ा घोटाला हुआ टेस्टिंग के नाम पर, लाखों करोड़ों रुपए की बंदरबाट, मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री से लेकर अधिकारी लोग सब इसमें संलिप्त हैं। आज इसकी जांच की मांग करते हैं। जांच कौन करेंगे? जिन्होंने टेंडर को अलॉट किया है। जांच कौन करेंगे? जो अधिकारी लोग मिले हुए हैं, जो मंत्री लोग मिले हुए हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है।
इसकी जो जांच होनी चाहिए हाई कोर्ट के जज से होनी चाहिए, जिसमें इसमें पारदर्शिता देखने को मिले। मैं नहीं समझता हूं कि इसमें निष्पक्ष रूप से कोई जांच हो सकती है। और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ये जो टेंडर अलॉट किए गए वो मेरे जब मैं मुख्यमंत्री बना उससे पहले के टाइम के। अब इसके ये खाली इस बात से अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री रहे चाहे वर्तमान मुख्यमंत्री रहे, सबकी जवाबदारी रहती है। अब इन्होंने हरिद्वार के अंदर जो इतना बड़ा काम हुआ, कोरोना का बढ़ावा देने में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है। कांग्रेस पहले से कहती आई है कि कोरोना की रोकथाम के लिए सुरेश जी आपके पास आऊंगी। जी नवीन जी अपनी बात पूरी करें। आप सटीक रणनीति आप बनाइए, लेकिन अब जो पॉजिटिव लोग भी थे उनकी जांच करने के बाद उनको नेगेटिव दिखा दिया था। अब जो पॉजिटिव लोग प्रदेश के अंदर आए, कुंभ में आए, और जो लोग एक दूसरे के संपर्क में आए पूरे देश के अन्य हिस्सों में ये फैलते गए, राज्यों में चले गए, जिससे कोरोना को बहुत बढ़ावा देने में उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं कहना चाहता हूं कि भाई इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसमें जो भी, चाहे मुख्यमंत्री से लेकर चाहे मंत्री से लेकर जो भी अधिकारी इसमें संलिप्त है उसके खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए और उसको जेल भेजना चाहिए। और इनके मंत्रियों में आपस में कोई सामंजस्य नहीं है, आपस में कोई मंत्री कहता है। नवीन जी आपके पास वापस लौट कर आएंगे, तब हम इस बात को लेकर चर्चा करेंगे। सुरेश जी, जिस तरह से लगातार यहाँ पर विपक्ष के द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं, आपके माध्यम से यहाँ पर जानना चाहेंगे कि ये जो 100 दिन रहे हैं इसमें कोरोना काल का भी लंबा समय रहा है, आखिर वो कौन सी ऐसी उपलब्धियां हैं जिनको लेकर ये शानदार जश्न मनाने की बात उत्तराखंड में की जा रही है? देखिए, अभी मैं अपने एक मित्र को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि यहाँ वेंटिलेटर नहीं थे, यहाँ दवाइयाँ नहीं थी, यहाँ ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ बेड नहीं थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि अभी कोरोना का जो काल था उसमें खुद ही अगर इनके नेताओं के, इनके सीनियर लीडर्स के अगर आप बाइट देखेंगे तो उसमें ये कहते थे कि भाई आपका 1560 बेड का एम्स भर चुका है, आपका जो है कि दून हॉस्पिटल भर गया है, सुशीला तिवारी भर गया है। जब बेड हमारे पास नहीं थे, हमारे पास वेंटिलेटर नहीं थे, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं थी, हमारे पास रेमडेसिविर का इंजेक्शन नहीं था, तो ये कहाँ से ये व्यवस्थाएं हुई? देखिए, कहना और करना, पहले आप जो कहते हैं उसको सोचो। इन्होंने प्रश्न खड़ा कर दिया कि मुख्यमंत्री जी दिल्ली इलाज कराने के लिए गए। हरीश रावत जी कहाँ इलाज कराने गए भाई, बताओ? उन्होंने उनको इलाज नहीं मिला। अरे कहाँ नहीं मिला? अरे कहाँ नहीं मिला? उनको इलाज नहीं मिला उत्तराखंड के अंदर। प्लीज सुनिए, तीरथ सिंह रावत जी दिल्ली गए, क्यों गए आप बताओ? एम्स इतना बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पे उत्तराखंड। जी नवीन जोशी जी आपके पास आएंगे, तब आप अपनी बात रखिएगा। सुरेश जी को अपनी बात कह लेने दें। अरे सुनिए ना, यहाँ देना चाहिए था अगर मुख्यमंत्री दिल्ली। जी नवीन जी आपके पास मैं आऊंगी, तब आप अपनी बात रखिएगा। सुरेश जी आप अपनी बात पूरी करें। देखिए, पहली बात तो ये है कि जिनको मैंने बड़ी शालीनता से इनके विषय को सुना, नहीं आप गलत बात करेंगे तो। अरे गलत क्या बात कर रहे भाई? नवीन जी डिबेट की मर्यादा को बनाए रखिए, आपके पास आऊंगी मैं, उन्हें अपनी बात पूरी कर लेने दें। जी सुरेश जी। भैया देखो, ये कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी पार्टी है। ये कुंभ को लेकर के गाना गा रही है कि भाई कुंभ में जो है कि आपने क्यों अनुमति दे दी, कुंभ में क्यों लोग आए। मैं बार बार प्रश्न खड़ा करता हूं, राहुल गांधी और सोनिया गांधी में अगर हिम्मत थी तो उनको कहना चाहिए था कि कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता कुंभ स्नान करने के लिए न जाए। आखिर क्यों आए ये कुंभ स्नान करने के लिए? जब कुंभ से कोरोना फैल रहा था तो इनको इटली जाना चाहिए था, इनको कहीं और जाना चाहिए था। इसलिए जो है कि देखिए, कथनी और करनी में फर्क जो है कि साफ और स्पष्ट दिखाई देता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी पहले अपनी नीति स्पष्ट कर ले। क्या वो इस देश के लोग, बहुसंख्यक लोगों के साथ खड़ा रहना चाहती है, इस देश के संविधान के साथ खड़ा रहना चाहती है, इस देश की जो मर्यादाएं हैं, जो परंपराएं, उनके साथ खड़ा रहना चाहती है, या इस देश को विकृत करने वाली जो मुट्ठी भर लोग हैं उनके साथ कांग्रेस खड़ा रहना चाहती है? ये कांग्रेस को स्पष्ट करना होगा सबसे पहले। जहां तक देखिए जी सुरेश जी आपके पास वापस आएंगे, तब हम इस बात को लेकर चर्चा करेंगे। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो उत्तराखंड की राजनीति को लेकर बातचीत करेंगे। 100 दिनों के कार्यकाल में क्या कुछ हुआ है, साथ ही साथ किस तरह की उत्तराखंड की जनता के ऊपर परेशानियां आई है, उसको लेकर भी बातचीत करेंगे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। वैश्विक महामारी कोरोना, मुश्किल दौर, मुश्किल हालात, लेकिन इस मुश्किल दौर में भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अपने कुशल नेतृत्व
एवं प्रबंधन क्षमता का प्रदर्शन करते हुए कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने में ऊर्जा का नया संचार कर रहे हैं। नियम, संयम और सजगता के साथ सरकार ने कोरोना से लड़ने के लिए हर फ्रंट पर मजबूत तैयारियों पर जोर दिया है, जिसके चलते कोरोना काल में न तो राज्य में हालात काबू से बाहर हुए और न ही राज्य में जीवन रक्षक औषधियों से लेकर ऑक्सीजन की कोई कमी हुई। इसके लिए सरकार ने बहुआयामी रणनीतियां बनाई। सबसे पहले जिसकी शुरुआत टेस्टिंग क्षमता को बढ़ाकर की गई, जिसके फलस्वरूप आज उत्तराखंड में कोविड टेस्टिंग राष्ट्रीय औसत से अधिक है। आज राज्य में जहां 10 प्रयोगशालाएं RT-PCR टेस्ट के लिए हैं, वहीं 26 निजी प्रयोगशालाओं और 64 ट्रूनेट मशीनों के द्वारा कोविड जांच की जा रही है। कोरोना जांच बढ़ाए जाने के साथ ही सरकार का पूरा फोकस कोरोना के इलाज पर है। देवभूमि उत्तराखंड में कोरोना मरीजों को सरकारी ही नहीं, निजी अस्पतालों में भी समुचित इलाज मिले, इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने ये सुनिश्चित किया कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना एवं राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार कोविड के लिए भी सभी प्रकार के निशुल्क उपचार की व्यवस्था दी जाए। सरकारी अस्पतालों में मरीजों का हाल जानने के लिए खुद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत PPE किट पहनकर कोरोना वार्डों में जा रहे हैं और मरीजों से बात कर रहे हैं। यही नहीं, उनके द्वारा इलाज के साथ साथ ऑक्सीजन और जीवन रक्षक औषधियों की निर्बाध आपूर्ति के लिए प्लान पर फोकस किया गया है। सरकार के इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि आज उत्तराखंड में जनपद सहित निचले स्तरों पर कुल 12 डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, 108 डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर और 250 से अधिक डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर कार्यरत हैं। सरकार ने महामारी की दूसरी लहर को ध्यान में रखते हुए तेज और प्रभावशाली कदम उठाए हैं। 1 मार्च 2021 से अभी तक ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की संख्या 3,535 थी, उसे बढ़ाकर अब 7,048 कर दिया गया है। वहीं ICU बेड की संख्या को 836 से बढ़ाकर 1,754 किया गया है। वेंटिलेटर की संख्या को भी बढ़ाया गया है। 695 से बढ़कर ये संख्या आज 1,092 हो गई है। प्रदेश सरकार की तैयारियों का ही नतीजा था कि प्रदेश में कोरोना के मरीजों हेतु ऑक्सीजन की कभी कमी ही नहीं हुई। राज्य में ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए सरकार ने मार्च 2021 में उपलब्ध 1,275 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की मात्रा को बढ़ाते हुए जून तक 3,700 और नए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध करवाए, जिससे प्रदेश में अब 4,975 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध हैं। मार्च 2021 में जहां 3 कार्यरत ऑक्सीजन प्लांट थे, उसकी तुलना में उत्तराखंड में आज 15 कार्यरत ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं। साथ ही 18 अतिरिक्त ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की कार्रवाई गतिमान है। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए सरकार ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर भी जोर दिया। कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए लोगों की निगरानी के लिए बड़े स्तर पर टीमें बनाई गई, जिसके जरिए संपर्क में आए व्यक्तियों की निगरानी के लिए SDRF नियंत्रण कक्ष, जिला नियंत्रण कक्ष, जिला प्रशासन के माध्यम से निगरानी की जा रही है। होम आइसोलेशन को लेकर राज्य सरकार ने बड़ी कारगर रणनीति बनाई। उत्तराखंड सरकार आज कोरोना पॉजिटिव मरीजों को उनके घरों पर ही मोबाइल टीम के माध्यम से होम आइसोलेशन किट मुहैया करवा रही है। प्रदेश सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कोविड कर्फ्यू लगाने की थी, क्योंकि कोरोना के खिलाफ जंग के लिए लोगों का सहयोग बेहद जरूरी था। सरकार ने कोरोना कर्फ्यू पालन के लिए सख्त नियम लागू किए, जिसका क्रियान्वयन उत्तराखंड पुलिस बड़े ही बेहतर तरीके से कर रही है। प्रदेश में वैक्सीनेशन कार्यक्रम का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। राज्य में 800 कोविड वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। 45 साल के ऊपर के नागरिकों के टीकाकरण के साथ साथ अब 18 से 44 साल के लोगों का भी प्रदेश में बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ हो गया है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की दूरदर्शी सोच और कारगर रणनीति का ही नतीजा है कि आज राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से कमी आ रही है और कोरोना के खिलाफ निर्णायक जंग में उत्तराखंड आगे निकलता दिख रहा है। लेकिन हमें अभी भी सावधानी बरतनी है। बहुत आवश्यकता पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। सेवा, समर्पण और विश्वास के 100 दिन, जनता के द्वार, तीरथ सरकार। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और
दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बात करेंगे तीरथ सेंचुरी पर विपक्ष के सवाल को लेकर हम बात कर रहे हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और हमारे साथ लगातार सुरेश जोशी भाजपा से बने हुए हैं, रवीन जोशी कांग्रेस से बने हुए हैं और साथ ही साथ रविंद्र आनंद आप पार्टी से बने हुए हैं। सुरेश जी, सबसे पहले आपके पास ही आऊंगी और जिस उपलब्धियों की आप बातचीत कर रहे हैं, उत्तराखंड में यदि हम जनता की बात करें तो महंगाई अपने चरम पर है। महंगाई को लेकर उत्तराखंड सरकार ने इन 100 दिनों की भी यदि हम बात कर ले तो क्या कुछ किया है। एक तरफ कोरोना काल में सभी ये जानते हैं कि पर्यटन को लेकर तमाम क्षेत्र बंद पड़े हुए थे, लोगों के पास अपनी रोजी रोटी कमाने को लेकर भी संकट बना हुआ था। उसके ऊपर जिस तरह से महंगाई उत्तराखंड में बढ़ी है, डीजल पेट्रोल के दामों से लेकर सिलेंडर के दाम सब बढ़े हैं। अच्छा तो तब होता जब इन सब चीजों में कुछ राहत की बात होती और उसके बाद उपलब्धियां गिनाने की बात होती। ये किस तरह की सफलता है कि जनता कहीं उपनल कर्मी कहीं प्रदर्शन पर आ रहे हैं, कहीं किसी विभाग के लोग प्रदर्शन के लिए उतर रहे हैं और आप अपने आप में खुश हो रहे हैं कि आपके 100 दिन का कार्यकाल शानदार रहा है। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि 100 दिन की जो कार्यकाल था, ये एक वैश्विक महामारी जो कोरोना आई थी, वो उससे निपटना सरकार की, आपकी, हमारी सबकी पहली प्राथमिकता थी। और इस कोविड की महामारी से निपटने के लिए सरकार ने जितने प्रयास, जितने प्रयत्न और जो भी बजट का प्रोविजन करना था वो सब कुछ किया और 100 दिन की इस महामारी से कहीं न कहीं हम निपटने में समर्थ रहे और कामयाब रहे। दूसरी बात आपने कही कि भाई महंगाई का विषय आपने कहा, आपने कर्मचारियों का विषय कहा। मनरेगा के कर्मचारियों का जो बहुत लंबे समय से चीजें उनकी दुरुस्त नहीं हो पा रही थी, बहुत परेशानी में मनरेगा के लोग थे। मनरेगा के कर्मचारियों के सारे मामलों को मुख्यमंत्री जी ने सुलझाया और साथ ही साथ जितने भी संविदा कर्मचारी हैं, आपने विशेषकर उपनल का नाम लिया, उन सभी संविदा कर्मचारियों के जो निर्णय हैं, चाहे उनके वेतन के लेकर के निर्णय हैं, चाहे अन्य विसंगतियों को लेकर के निर्णय हैं, उन सभी पर सरकार ने काम प्रारंभ कर दिया है और उसके भी रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिलेंगे। और साथ ही साथ जो प्रदेश के गरीब थे, मजदूर थे, उनके लिए जो भारत सरकार की योजना थी 3 किलो गेहूं 2 किलो 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल मुफ्त, उसका डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ प्रदेश सरकार ने 10-10 किलो गेहूं और चावल, 2 किलो चीनी, ये प्रोविजन जो है कि हर परिवार को मिले, वो भी सरकार ने रखा। पर्यटन से जुड़े हुए जितने व्यवसायी थे, उन व्यवसायियों को जो टैक्सी चला रहे हैं, छोटी गाड़ियां चला रहे हैं या जिनके कारोबार में छोटे कारोबार हैं, सबको सरकार 5,000 रुपया अभी जो है आर्थिक सहायता के रूप में उनको प्रति व्यक्ति 5,000 रुपये दे रही है। ये भी सरकार ने किया। जो संभव जनता के लिए हो सकता है वो सब काम जो है इन 100 दिनों में सरकार ने किए हैं। और ये अभी कोई पूरा नहीं हो गया। इन सारे कामों को जो हमने स्टार्ट किए हैं, इन सभी कामों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। जोशी जी, इसकी घोषणा कब हुई है 5,000 वाली बात जो आपने बोली? जरा आप अखबार देख लीजिए और अपना टीवी चैनल। अखबार में आप बताइए ना कब घोषणा हुई है। इसकी घोषणा कब हुई है? हाँ, 5,000 रुपए देने की घोषणा कब हुई है? कहाँ, कौन सी दुनिया में आप? 4 दिन पहले हुई है। देखिए, ये टेलीफोन, टीवी में या टेलीफोन में बैठ करके सब चीजें नहीं होती है। जमीन में जाइए, जमीन आधिकारिक तौर से बोल रहे हैं। 5,000 ऐसे हो गया, 15 लाख रुपए। जी रविंद्र जी आपके पास आऊंगी, अपनी बात आप तब रखिएगा। जी सुरेश जी, आप अपनी बात पूरी करें। देखिए, जब आप किसी भी गेस्ट को मैडम चैनल पे बिठाती हैं, थोड़ा इनसे कहिए कि जब आपकी बातों को हम लोग शालीनता से सुनते हैं तो शालीनता से सुनिए। ऐसा है कि ये जल्दीबाजी, झूठ तो ना बोलिए ना। जी रविंद्र जी आपके पास आएंगे। रविंद्र जी, आपको पूरा मौका दिया जाएगा, तब आप अपनी बात रखिएगा, उन्हें अपनी बात कह लेने दें पहले। जी सुरेश जी। ये केजरीवाल नहीं बोल रहा हूं मैं जो झूठ बोलूंगा, सबसे झूठ। सुरेश जी, अभी हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, पूरे भारतवर्ष की राजनीति पर नहीं जाते हैं। आप अपनी बात पूरी करें। राहुल गांधी तो हो भी नहीं सकते देश के अंदर। राहुल गांधी की बात ना करिए। सपने में भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी आपके सपनों में आती हैं। सबसे झूठे आपके नरेंद्र मोदी और आपके दोनों। सुरेश जी, नवीन जी, आप दोनों के पास में आऊंगी। इससे पहले रविंद्र जी के पास आते हैं। रविंद्र जी, आप अपनी बात कह लें, क्या कहना चाह रहे हैं? जिस तरह का उन्होंने योजनाओं का जिक्र किया है, मैंने तमाम सवाल उठाए थे, जिस तरह के आंदोलन उत्तराखंड राज्य में देखने को मिले हैं, उन्होंने तमाम चीजें गिनाई हैं जो उन्होंने कुछ किया है उसके लिए या प्रारंभ किया है, इस पर क्या कहना है आपका?
जिस पार्टी के सारी नेता बेल पे मैडम एक मिनट चुप सुरेश रहिएगा। सुरेश जी, अब आपके पास मैं वापस लौट कर आऊंगी, पहले रविंद्र जी को अपनी बात रखने का मौका दीजिए। सुरेश जी शांत हो जाइए अभी। जी रविंद्र जी। सुरेश जी, नवीन जी, इस तरह डिबेट नहीं हो पाएगी। अगर सब एक साथ बोलेंगे तो किस तरह से डिबेट होगी? आप कृपया मुझे इतना समय दीजिए, मैं सबके पास आऊंगी। आप दोनों से रिक्वेस्ट है, आप शांत रहें। रविंद्र जी से पहले उनकी राय लेंगे और उसके पास आप दोनों के पास आएंगे। जी रविंद्र जी। आपका क्या था? एक मिनट। हेलो सुरेश जी, नवीन जी, आपके पास मैं वापस लौट कर आऊंगी। रविंद्र जी को अपनी बात पहले कह लेने दें। जी रविंद्र जी। देखिए मैम, ऐसा है कि ये सभी जानते हैं कि बीजेपी जुमला सरकार है, और आज सुरेश जोशी जी ने एक नया जुमला छोड़ दिया। हालांकि मैंने आज पहली बार ही देखा है टीवी पर, पहली बार मुलाकात हुई है इनसे, लेकिन आज इन्होंने एक नया जुमला छोड़ दिया है। 5-5 हजार रुपए हमने 5-5 सुरेश जी बीच में ना बोले, सुरेश जी बीच में ना बोले, एक एक कर अपनी बात खत्म करें, तभी हमारी ऑडियंस को भी बात समझ में आएगी, वरना ये डिबेट नहीं हो पाएगी। आपके पास आएंगे। जी रविंद्र जी, अपनी बात पूरी करें आप। ऑटो वालों को दिए जाएंगे। रविंदर भाई आपको जानता हूँ। सुरेश जी माफ कीजिएगा, इस तरह से यदि मैं बीच बीच में बार बार टोकूंगी तो कैसे डिबेट पूरी होगी? आपके पास मैं आऊंगी, उन्हें अपनी बात रख लेने दीजिए, फिर आपको अपनी बात कहने का मौका दिया जाएगा। जी रविंद्र जी। जो इन्होंने बात कही कि भाई 5-5 हजार रुपए जो इन्होंने ऑटो मैक्सी चालकों के लिए कहा है, तो इस प्रकार की कोई भी आधिकारिक घोषणा पहले तो मैंने सुना नहीं है। पहली बात तो ये है, और अगर ये आधिकारिक तौर से इस बात को कहते हैं तो इनकी सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और आपने देखा होगा जिस प्रकार से पूरे कोरोना काल में जिस प्रकार से सरकार का काम रहा है, और सरकार हर मोर्चे पर फेल रही है। बल्कि आज हमने इसको लेकर के गांधी पार्क से घंटाघर तक एक प्रदर्शन भी किया, जिसमें तीरथ सरकार 100 दिन बेहाल का नारा दिया गया, क्योंकि 100 दिन में ऐसा कुछ भी काम नहीं हुआ। सिर्फ ऐसे बयान दिए गए जिससे उत्तराखंड एक हादसे का अभिप्राय बन गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की सीट एक ऐसी सीट बन गई कि लोगों को लगा कि अब ये कोई ऐसी बात कहेंगे जिससे हंसी ठिठोला होगा। तो ये स्थिति उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की है कि उनको ये पता नहीं होता कि बोलना क्या है, और क्या वो बोल जाते हैं। कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, ये सभी जानते हैं। और दूसरी बात ये है कि जिस प्रकार से 100 दिन की हम बात करें या पूरे 4 साल की बात करें, तो केंद्र सरकार ने भी इस बात को माना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी फेल रही है। पिछले 4 साल में जिस प्रकार से त्रिवेंद्र को हटाने का काम किया, उसके बाद भी खुद नरेंद्र मोदी जी ने टीवी पर आकर कहा है कि वैक्सीनेशन को लेकर के राज्य सरकार फेल रही है। तो इससे स्पष्ट होता है कि कहीं भी त्रिवेंद्र रावत रहे हो या तीरथ रावत रहे हो, कहीं भी कोई भी एक ऐसा काम नहीं हुआ जिससे कि कोई जनहित का कार्य होता हो या कहीं भी किसी जनता को लाभ होता हो। चारों ओर जनता त्राहिमाम कर रही है, और इसका जो इफेक्ट है ये 2022 के चुनाव में साफ देखने को मिलेगा, और बीजेपी बुरी तरह से इसमें परास्त होगी। जी बिल्कुल। सुरेश जी, जिस ऑटो चालक की आर्थिक सहायता की जो आपने बात की है, योजना की जो आप बात कर रहे हैं, क्या आप हमारे चैनल के माध्यम से इसे पुख्ता तौर पर कहेंगे कि यहाँ पे मदद दी जा रही है? क्योंकि जिस तरह से रविंद्र जी का भी कहना है कि इस मामले में आधिकारिक तौर पर अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई है। ये पहली बात आपको ये बताऊं कि उत्तराखंड सरकार ने अभी जो 100 दिन के कार्यक्रम की आप बात कर रहे हैं, उन 100 दिन के कार्यक्रमों में मैंने कहा कि आपको बहुत डिटेल से सारी चीजें बताई थी। मैंने कहा कि मनरेगा के कर्मचारी हैं हमारे, उनकी जो दिक्कतें थी उनके समाधान के लिए हम लोगों ने 5,000 रुपए की जो घोषणा। रविंदर भाई जी मैं आऊंगी उस बात पे। रविंद्र जी, आप सुरेश जी को अब अपनी बात कह लेंगे। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कृपया अपनी बारी पर ही बोलें, इससे बार बार डिबेट में अड़चन आती है और बात भी पूरी नहीं हो पाती है। जी सुरेश जी। तो मैं आपको ये बताऊं कि जब हम लोग बहस में बैठे हैं तो थोड़ा शालीनता का परिचय देना चाहिए कि ये कोई रोड में बैठ करके हम धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। और अगर धरना प्रदर्शन करना है तो फिर चैनलों पे क्यों आते हैं? सवाल तो ये खड़ा होता है। जब मैं किसी प्रश्न को बता रहा हूं तो उसका उत्तर सुन लीजिए, सुनने की भी तो शक्ति रखिए। देखिए, पहले मैं आपको बताऊं मैडम कि जो आपने 5,000 रुपए वाली बात कही है, 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का प्रोविजन गवर्नमेंट कर चुकी है, और उसको वो किस दिन से लागू होगा और उसकी राजाज्ञा जो जियो है, गवर्नमेंट ऑर्डर्स जो है वो किस दिन लागू होगा, जल्दी लागू हो जाएगा वो।
उसके लिए जो है कि सरकार ने उसके प्रोविजंस और उसका किया, और उसमें स्वयं जो है 4 रोज पहले के अगर आप न्यूज़पेपर देखेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे 1-2 और मिनिस्टर्स का भी उसमें बयान आया था। अगर आप 4 दिन पहले देखेंगे तो अब जो लोग कह रहे हैं कि हमारे संज्ञान में नहीं है, अब उनके संज्ञान में भी जिस दिन पैसा बंटने लगेगा उनके संज्ञान में भी आ जाएगा। पहली बात फिलहाल जुमला है, थोड़ा शालीनता रखो ना। जब आपने इतने प्रश्न जुमला खड़े है ना भाई साहब। सुनिए मैंने आपको क्या कहा, अभी तो मिला नहीं है ना लोगों को, सुनिए ना भाई जियो जारी हुआ है। जी रविंद्र जी, उनकी बात सुन लीजिए। जब वो चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं तो जब हमने इतना लंबा इंतजार किया है, 4.5 साल का इंतजार लगभग होने वाला है, तो आप उनकी बात सुन लीजिए, उसके बाद आगे आप अपनी बात रखिएगा। जी बात मैं बताऊं, इन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने स्टेट के बारे में बोला। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के जो राज्य सरकारें कह रही थी हम स्वीडन से वैक्सीन खरीद रहे हैं, अमेरिका से वैक्सीन खरीद रहे हैं, लेकिन तभी जी सुरेश जी, यहाँ पर मैं भी कुछ कहना चाहूंगी। वैक्सीनेशन को लेकर कमी तो खास तौर पर देखने को मिली है उत्तराखंड में, क्योंकि 18+ का जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो इतनी देर हुई कि जहां पे स्लॉट मिलने थे वहां भी नहीं मिल पा रहे थे। मजबूरन लोगों को प्राइवेट में जाकर पैसे देकर वैक्सीनेशन लगवाना पड़ा है। उसका भी आपको जवाब दे रहा हूं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब इस विषय को कहा था कि लोगों ने, देखिए कि मैं किसी का नाम कोट नहीं कर रहा हूं, लोगों ने कहा जी हमारी फाइजर से बात होगी, कल वैक्सीन आ रही है। लोगों ने कहा जी मॉडर्ना से बात होगी, हमारी कल वैक्सीन आ रही है। लोगों ने कहा साहब कि हमारी तो जो है कि वैक्सीन हम नहीं लगा रहे, हम दूसरी लगा रहे हैं। लेकिन ये सब सारी चीजों में पूरी स्टेट वो गवर्नमेंट है जो भारतीय जनता पार्टी की विरोधी सरकारें थी, वो जब बुरी तरह से फेल हो गई, और उन्होंने ही जो है पीएम की मीटिंग से मैं ये बात की थी कि स्टेट्स को आप और पावर्स दीजिए, हम लोग वैक्सीनेशन का प्रोग्राम खुद चलाना चाहते हैं। तो जब सेंट्रल ने पावर दी और पूरी तरह से फेल हुए, तो तब प्रधानमंत्री जी ने दोबारा उनसे कहा कि अब वैक्सीन का प्रोग्राम जो है भारत सरकार संभालेगी और हर राज्य को वैक्सीन देगी। आज के दिन मैं कह सकता हूं मैडम आपको कि 29 लाख 30 लाख जो वैक्सीन है वो पर डे की, कल 29,87,000 वैक्सीन लगी थी, हो सकता है जो संख्या 30 हो गई होगी। तो यानी 30 लाख वैक्सीन पर डे जो है अभी लग रही हैं, और वो धीरे धीरे बढ़ करके 1 और 1.5 करोड़ के बीच तक जाएंगी। हमने कहा है कि हम नवंबर तक जो है लगभग पूरे देश में वैक्सीन का कार्यक्रम को जो है समाप्त करेंगे। लगभग मैं पूरा संपूर्ण नहीं कह रहा हूं। लेकिन अब आपने उत्तराखंड की बात की मैडम, तो उत्तराखंड के अंदर भी वैक्सीनेशन का इस समय जब आप और हम बात कर रहे हैं तो वैक्सीनेशन बहुत तेजी से इस समय वैक्सीनेशन के प्रोग्राम्स चल रहे हैं, और मैं आशा और अपेक्षा करता हूं कि बहुत जल्दी हम लोग, हमारी जो छोटी पॉपुलेशन है 18 से लेकर के 44 के लोगों को भी हम जल्दी वैक्सीन लगा देंगे। और मैं विनम्रता से निवेदन करूंगा रविंदर भाई, आप भी और आपके परिवार के लोग, सभी लोग वैक्सीन लगा लें, चाहे आप प्राइवेट में लगाएं चाहे सरकारी में लगाएं, जहां आपको सूट करती है वहां लगाएं, लेकिन वैक्सीन लगा लें। तो इसलिए वैक्सीनेशन की कोई प्रॉब्लम से नहीं है। अब आपने जो प्रश्न खड़े किए हैं कि 100 दिन के अंदर सरकार ने क्या काम किया है, मैं बहुत ईमानदारी के साथ आपके सामने बात रख रहा हूं कि इन 100 दिनों में जिस तरह से कोविड का एक प्रेशर सरकार के ऊपर था, उस कोविड के प्रेशर के साथ साथ जो सरकार को और भी कार्यक्रम करने थे, जो आपने प्रश्न खड़े कर दिए, उन सभी कार्यक्रमों को, कोविड को तो हमने बहुत अच्छी तरह से, कोविड के प्रोविजनों को जैसे भी हम लोग कर सकते थे किया ही किया। उसके साथ साथ जो है कि हमने जो हमारी गरीब जनता थी उसको राशन कैसे देना है, जो हमारे कर्मचारी थे उनको वेतन कैसे हमने देना है, जो भारत सरकार की स्कीम से आ रही थी हमारे पास, उनको हमने इंप्लीमेंट करके कैसे आगे बढ़ना है, और जिन लोगों ने कालाबाजारी, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की, उनको जेल कैसे डालना है, जिन हॉस्पिटल से ने ज्यादा पैसे ले लिए थे वसूल कर लिए थे, जिन लैब्स ने ज्यादा पैसे ले लिए थे उनके पैसे उनके घर तक वापस कैसे करवाने हैं, ये सारे काम इस सरकार ने किए। और साथ ही साथ जनता को राहत देने के लिए सरकार ने RT-PCR से लेकर के आपके जो सिटी स्किन होती हैं, ब्लड के टेस्ट होते हैं, सब के रेट तय कर दिए कि भाई इस रेट पे ही आपकी प्राइवेट लैब्स वाले जो है इससे ज्यादा पैसा नहीं ले सकते, इतने पे काम करेंगे। यानी कुल मिलाकर के देखो, ये विपक्ष के लोग हैं भाई, ये तो 22 का सपना देख रहे हैं। अभी मुंगेरी लाल के जैसे हसीन सपने, इनको तो ऐसे लग रहा है प्रदेश की जी सुरेश जी आपके पास आएंगे। नवीन जी, सुरेश जी ने तमाम बातें गिनाई हैं और इनका कहना है कि वाकई इनकी सरकार ने बहुत काम किया है, कई चीजों के बारे में जिक्र किया है। क्या कहना है आपका, कितनी सच्चाई है इन तमाम बातों में? साल के अंदर प्रदेश के अंदर विकास के नाम पर कोई काम नहीं हुआ। ये मतलब 100 दिन की बात कर रहे हैं, अगर ये पूरे 365 दिन की भी आगे जो दिन बचे उनकी बात करेंगे, उनमें भी काम होने वाला नहीं है, क्योंकि वो अंतिम बजट पास हो चुका है। मुख्यमंत्री जी
योजना अगर कुछ करना चाहे किसी प्रकार का मुख्यमंत्री तो कोई काम नहीं करा सकते हैं। और इनमें ये दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली से खाली हाथ वापस लेके आ जा रहे हैं, प्रदेश की जनता के लिए कुछ लेके नहीं आ रहे हैं। इनके मंत्रियों में आपस में सामंजस्य नहीं है। एक मंत्री कोई बयान देता है कि हरिद्वार के अंदर एयरपोर्ट बनेगा, दूसरे मंत्री बोलते हैं इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है। इस प्रकार की कोई भी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने नहीं करी है। ये भ्रष्टाचार में पूरे संलिप्त हैं। और जिस अभी कोरोना के समय में व्यापारियों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुछ भी नहीं सोचा है। लोगों को वह खाने के लिए नहीं है, लोगों के जिनके इतने दिनों अपने प्रतिष्ठान बंद हुए हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए कोई उनके पास व्यवस्था नहीं है। सही है जो कह रहे हैं कि 5,000 रुपए देंगे, उनको राशन देंगे, ये सब मुंगेरी लाल वाले सपने हैं। इन्होंने इस पर कुछ करने वाला नहीं है। आज प्रदेश के अंदर त्राहिमाम मचा हुआ है, यहाँ रोजगार नहीं, लोगों के पास भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है, डीजल पेट्रोल के दाम इतने बढ़ चुके हैं, गैस सिलेंडर के दाम इतने बढ़ चुके हैं। भ्रष्टाचार में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सारी हदें पूरी कर चुकी है। पूरे प्रदेश के अंदर आज विकास नाम की कोई चीज नहीं है। हेलो जी अपनी बात पूरी करें आप। जी नवीन जी आपके पास आएंगे वापस लौटकर। जी रविंद्र जी, तो यहाँ पर सुरेश जी से जो तमाम सवाल मैंने किए थे उन्होंने उनको लेकर जवाब दिए हैं। उनका कहना है कि लगातार सरकार काम कर रही है और तमाम योजनाएं जो हैं उनको आगे बढ़ाने का काम भी किया जा रहा है। मैडम सुरेश जी ने भी खुद इस बात को माना कि जो 5,000 रुपए देने की बात है वो सिर्फ पूरी घोषणा है, एक जुमला है जो इन्होंने अभी छोड़ा है। और अगर टैक्सी चालकों को, मैक्सी चालकों को, ऑटो चालकों को अगर कोई पैसा देने का काम करती है, 5,000 रुपए खाते में डालने का काम करती है, तो आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में करती है। अरविंद केजरीवाल जी ने इसको करके दिखाया है। 1,35,000 लोगों के खाते में सीधा 5,000 रुपए दिए गए हैं। घर घर राशन पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है तो आम आदमी पार्टी सरकार ने किया है। बिजली में अगर छूट देने का किसी ने काम किया है तो आम आदमी पार्टी सरकार ने किया है। अगर जुमले देने का किसी ने काम किया है तो सिर्फ बीजेपी ने किया है। अभी नया जुमला सुरेश भाई ने छोड़ा है, हम देख लेंगे ये जुमला कितने दिन में सच होगा। ना तो हमारे खाते में चूंकि आज तक 15 लाख रुपए आए, मैं खुद वेट कर रहा हूं कि 15 लाख रुपए आए तो मैं कार खरीदूंगा। और इसी प्रकार से जो जुमले नरेंद्र मोदी जी द्वारा, प्रधानमंत्री जी द्वारा, बीजेपी द्वारा जो जुमले छोड़े जाते रहे हैं वो सुन सुन करके अब हमारे कान थक गए हैं। और अब जुमला पार्टी सरकार हमें नहीं चाहिए। डबल इंजन लगाने की बात इन्होंने कही थी कि पहाड़ पर डबल इंजन लगेगा, एक इंजन केंद्र का होगा, एक राज्य का होगा, विकास होगा। ना तो विकास पैदा हुआ, ना विकास बड़ा हुआ, ना विकास आगे बढ़ा, ये सभी जानते हैं। और आज जो स्थिति युवाओं की है, प्रदेश के युवा फांसी लगा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए बीजेपी वालों को कि प्रदेश, उत्तराखंड प्रदेश जो कि देवभूमि कहलाता है, वहां के युवा फांसी लगाते हैं, जहर खाते हैं और ऑडियो में साफ बोलते हैं कि सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं है, त्रिवेंद्र सिंह रावत से हमें कोई उम्मीद नहीं है कि हमें कोई उम्मीद नहीं है कि हमें नौकरी लगेगी और इसलिए मैं जहर खा रहा हूं। ये बहुत हमारे लिए डूब मरने की बात है। जो उत्तराखंड पे बट्टा लगाने का काम किया है बीजेपी सरकार ने, वो उत्तराखंड के युवा नहीं भूलेंगे और 2022 के अंदर इन्हें मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। और ये स्वयं भी इस बात को जानते हैं। इन्होंने नेतृत्व परिवर्तन भी इसीलिए किया है क्योंकि इन्हें पता था कि इस प्रकार अगर चलते रहे। जी बिल्कुल सुरेश जी आते हैं आपके पास। जी रविंद्र जी आपके पास आएंगे। आप सभी से अनुरोध है बने रहिएगा हमारे साथ। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और देवभूमि के दंगल में लगातार तीरथ की सेंचुरी को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। पार्टी का अपना कहना है, उनका कहना है कि तमाम योजनाओं को कोरोना काल के दौरान भी आगे बढ़ाया है। वहीं विपक्ष के अपने सवाल है, विपक्ष का कहना है कि तमाम योजनाओं की बात तो भाजपा ने की है लेकिन वो कोरे कागज पर ही नजर आती है। इसको लेकर हम बातचीत करेंगे लेकिन फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।